हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए हैं जिनको ये वीडियो मिला है, यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, आप ग्रेविटेशन सर्च कर रहे थे, आपको ये वीडियो मिला है, तो बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर 1 to 19 का जो सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ मिलेगा? जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, तो पिन कमेंट में बच्चों रीड मोर पे आप क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। वहां पर आपको ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करना है तो पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, अगर आपको बच्चों ये चैप्टर आपके स्कूल, कोचिंग या कहीं से भी नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आप चेक करिए, नीचे जो पिन कमेंट है, रीड मोड पे क्लिक करोगे तो ऊपर जो आपको ग्रेविटेशन का लिंक मिलेगा, ठीक है, वहां पे बच्चों इस चैप्टर को हमने पढ़ाया हुआ है। वहां पर आपको 15 to 16 क्लासेस मिलेंगी। बिल्कुल सही सुना आपने, 1 घंटे में फिनिश नहीं करें इसको। आपने यूट्यूब पे टाइप किया ग्रेविटेशन और फिनिश करें, 1 घंटे में फिनिश कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं बनेगी, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं। तो अच्छी तरीके से बच्चों जाइए, पहले क्लास कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, फिर आप एग्जाम्पलर स्टार्ट करिए तो आपको अच्छा फील आएगा। इसके अलावा आपको मोशन और लॉज ऑफ मोशन के भी लिंक वहां पर मिल जाएंगे, इसके अलावा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के भी लिंक मिल जाएंगे। प्लीज नीचे चेक करिए बच्चों, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने नए बच्चों के लिए बताया, पुराने बच्चों को तो पता ही। आज से हमको क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करना है ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अब देखिए, कह रहा है द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज अबाउट 1/6 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए जरा, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका सरफेस है? मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस ये हमने आपको बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये किसका सरफेस है? मून सरफेस, ठीक है, ये क्या है? मून सरफेस है, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, अब देखिए बच्चों, ये कोई खास बात नहीं है, आपने क्लास करी हुई है, आपको पता है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों के बेसिक ना क्लियर हो प्लीज आप देख लें। बच्चों, जो वेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेट का जो फॉर्मूला होता है, वेट को मैं W से दिखा रहा हूँ, पहचान जाओगे। वेट का जो फॉर्मूला होता है वो M × G होता है, ठीक है। वेट का जो फॉर्मूला होता है M × G। जैसे कि मान लो मेरा अगर वेट निकालना होगा आपको, तो मेरा मास ले लीजिए। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कितने किलोग्राम का हूं मैं, और मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट आपको न्यूटन में मिल जाएगा। वेट भी क्या होता है? एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। वेट क्या होता है? वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, वही उस बॉडी का वेट है। ये ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, बट क्लास 9 में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये वेट का फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता है। अब ध्यान से जरा चेक करिए, मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस पे वेट कितना है? वेट है अर्थ के सरफेस पे बच्चों उसका W, ठीक है, और मून WE लिख दो। WE का मतलब वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ, और वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून को WM से हमने दिखाया हुआ है। अब ध्यान से चेक करिए कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों आपसे उन्होंने बोला हुआ है, जरा ध्यान दें, कहता है कि द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज, मून पे जो पर्सन का वेट है बच्चों, यानी कि WM, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/6 टाइम्स का मतलब इनटू होता है, सबको पता है, ठीक है। इज द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स दैट ऑन द अर्थ, दैट ऑन द अर्थ। मतलब कि मून पे जो पर्सन का वेट है वो 1/6 टाइम्स है पर्सन का जो वेट अर्थ पे है उसके। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, यहां से आप क्लियरली देख सकते हो, यहां पे आइए, देखिए, अगर हम आपको बोलें क्या कि वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ का जरा फॉर्मूला बता दीजिए, आप क्या बोलोगे मेरे को? भाई मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दो। हम आपसे पूछेंगे कौन सा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दें, तो आप बोलोगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। उसको आप GE से दिखाएंगे या G से दिखा दीजिए। मून पर बच्चों एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाता है, अर्थ का 1/6 होता है ना, याद है आपको। लेकिन पता है, हम ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यूज ना करके क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या, कि वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ की हेल्प से हम आपको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/6 ऑफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। आइए हम आपको प्रूफ कर देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखिए, ये हो गया मास इंटू G क्या है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मून में बच्चों मास ऑफ द पर्सन यहाँ पे स्मॉल m है अगर, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून को GM से दिखा दीजिए। बात समझ में बच्चों, m की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उस आदमी का जो मास है
अर्थ पे, वही उसका मास मून पे होगा। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ द मैटर, है ना। बॉडी में मैटर कितना है, मतलब कितना किलोग्राम मैटर है, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ द मैटर थोड़ी ना चेंज हो जाएगी अगर वो मून पे जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा थोड़ी ना है कि एक्स्ट्रा मैटर आ जाएगा उसकी बॉडी में। ये जो आपकी जो भी है बॉडी में जो बोन्स हैं और एक्स्ट्रा मसल्स वगैरह सब कुछ जो भी है बायोलॉजी में आप पढ़ते हो वो सब एक्स्ट्रा आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसका मास बढ़ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों जगह हमने मास लिया हुआ है m, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा ध्यान से करिए। वेट ऑफ मून की जगह आप क्या रख सकते हो? मास ऑफ द पर्सन इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो m इंटू वॉट? gm इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू वेट ऑन द पर्सन ऑन द अर्थ। क्या रखोगे? m इंटू g। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? दोनों तरफ अगर सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडिंग बाय m बोथ साइड कर दो, डिवाइडिंग बाय m बोथ साइड। तो ये m से m गया, m से m गया। तो देखिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/6 ऑफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ये आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये एक रिलेशन आ गया। और एक बात बताऊं, ये तो आपने क्लास में ही पढ़ा हुआ है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, सॉरी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी को फ्री फॉल कराएं कहाँ? अर्थ पे, तो वो ज्यादा तेजी से एक्सलेट होती है और मून पे 1/6 टाइम्स लेस एक्सलेशन से एक्सलेट होगी। ये मतलब होता है। बात समझ में आई कि नहीं? है ना, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास, ध्यान दें प्लीज, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास विच कैन बी लिफ्टेड बाय द सेम फोर्स, बाय द सेम फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द मून। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे पढ़ लें, यहाँ भूल गए हम लोग। ही कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 15 किलोग्राम ऑन द अर्थ। बच्चों समझिए, अर्थ पे जब वो बंदा है, वो पर्सन है, वो 15 किलोग्राम उठा लेता है। बात समझिए, आराम से। ये देखिए 15 केजी रखा है, वो आराम से ऐसे उठा लेता है। जब वो कहाँ पर है? अर्थ पे। एक बात बताओ, जब 15 केजी का बच्चों मास उठा रहा है ऐसे, ठीक, तो बताइए ये बंदे को ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर हम आपसे पूछें कि भाई 15 किलोग्राम का वो बंदा फोर्स लगा रहा है ऐसे करके, मतलब सॉरी 15 किलोग्राम के मास को उठाने के लिए वो फोर्स लगा रहा है, तो अगर हम आपको पूछें कि किसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, तो आप बोलोगे भाई बॉडी के वेट के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है। क्योंकि बॉडी का वेट कहाँ काम करता है? नीचे की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बॉडी का वेट क्या होता है? अर्थ या कोई भी प्लैनेट हो, कहीं पे भी कोई भी सेलेशियल बॉडी हो, वो जो सेलेशियल बॉडी होती है, यहाँ पे हमारे केस में अर्थ है और मून है, तो अर्थ जितने भी फोर्स से अपने सेंटर की तरफ इस 15 किलोग्राम के मास को अट्रैक्ट करेगी। ये 15 किलोग्राम जब ये उठाएगा तो हम आपसे पूछेंगे बताओ इसने कितना फोर्स लगाया होगा बंदे ने, तो आप बोलोगे भाई देखो इस बॉडी का जो वेट होगा ना उतना ही फोर्स। वेट भी एक तरीके का क्या होता है? फोर्स होता है। वेट क्या होता है? जितने फोर्स से अर्थ क्या करती है? ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती। तो भाई जितने, जैसे कि ये डस्टर है, आप खींचिए और मैं खींचूं, मतलब अगर मुझे इसे चलाना है, अगर मुझे इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलाना होगा तो मुझे कम से कम उतना फोर्स तो लगाना ही होगा जितना आप लगा रहे हो ना उधर से। तो वही चीज़ तो है। ये देखिए ये अभी ऐसा टेबल पे रखा हुआ है 15 किलोग्राम का, ठीक, तो ये क्या है? नीचे की डायरेक्शन में एक वेट लग रहा है ना, तो अगर मुझे इसको ऐसा लिफ्ट करना है ऊपर तो मुझे भी उस वेट के इक्वल ही तो फोर्स लगाना होगा। यानी कि बच्चों जब ये 15 किलोग्राम के मास को अर्थ पे ऐसे करके लिफ्ट करता है तो ये कितना फोर्स लगाता है? आइए जरा निकाल लेते हैं। तो बच्चों फोर्स ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू, फोर्स किसके इक्वल लगाना पड़ेगा? बोलो वेट के इक्वल लगाना पड़ेगा। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। इसलिए यहां पर हम जो फोर्स लगाएंगे वो भी वेट के इक्वल होगा। देखिए दिखाने के लिए बच्चों मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, वेट ऑन अर्थ। ये बंदे का वेट की बात नहीं कर रहा हूं इस बार, किसके वेट की बात कर रहा हूं? जो बॉक्स है 15 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है। तो बताइए वेट का फॉर्मूला क्या होता है? 15 मास इंटू जी। तो 15 इंटू जी ई रखोगे यहाँ पे। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी दिखा दो ना, जी क्या होता है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो 15 इंटू जी को आप लोग क्या बोलते हो? 15 जी ना, न्यूटन, ठीक है। तो 15 जी न्यूटन, ओके, इतना फोर्स लगा के 15 किलोग्राम को ऐसे उठा रहा होगा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास, ध्यान से चेक करिए, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास विच कैन बी लिफ्टेड बाय द सेम फोर्स। कौन सा सेम फोर्स? वही वाला सेम फोर्स जो फोर्स वो कहां लगाता था? अर्थ पे। किसके ऊपर लगाता था? ऑब्जेक्ट के ऊपर। कितना फोर्स लगाता था बताओ अर्थ पे जब वो खड़ा था? 15 जी। अरे जी 9.8 है ना, अगर वो इक्वेटर पे होगा और पोल पे होगा तो जी 10 होगा, इसीलिए हमने जी की वैल्यू ही नहीं रखी है।
बात समझ रहे हो कि नहीं? हमें क्या पता कि इक्वेटर पे कि पोल पे, ठीक है, इसलिए हमने आंसर जी के फॉर्म में रखा हुआ है। तो बताइए वो अर्थ पे कितना फोर्स लगा सकता था उस ऑब्जेक्ट पे? 15 जी लगा सकता था। यानी कि देखिए मोटी मोटी बात ये समझ लो, अगर जी की वैल्यू 10 होगी मान लो, चलो पोल पे, तो 150 न्यूटन वो फोर्स अर्थ पे लगा सकता था। इन्होंने कंडीशन क्या रखी है? इन्होंने कंडीशन रखी कि भाई उतना ही फोर्स जब वो कहाँ लगा पाए? मून पे। तो बताओ, यानी कि बात समझ रहे हो, मून पे उसके फोर्स लगाने की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो कितनी है? 15 जी न्यूटन है। अलाउड है उसे लगाना। क्वेश्चन में बोला, हमने कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उतना ही फोर्स वो कहाँ लगा सकता है? मून पे। अब बात समझो आप। अब वो मून पे चला गया, ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, ये छोटा ऑब्जेक्ट, उससे बड़ा ऑब्जेक्ट, वो कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है? उसकी क्षमता बताइए, उसकी कैपेबिलिटी बताइए। तो जवाब है 150 न्यूटन फोर्स लगाने की क्षमता है उसकी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 150 न्यूटन का मतलब क्या है? 15 जी फोर्स वो लगा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों एक बात आपको पता चल चुकी है कि फोर्स तो अब वो कितना लगा सकता है? 15 जी। तो कितना मास उठा सकता है ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो ध्यान से जरा चेक करिए। देखिए यहाँ से आपके पास क्या आया है? जी m इज इक्वल्स टू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक है, अब आप एक काम करिए, मून पे चले आइए, मून के सरफेस पे ले आओ बंदे को। ठीक, अब ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इस बार तुमको क्या फाइंड करना है? मास। कितना मास वो उठा सकता है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, वेट नहीं होता है मास, आपको पता है। ठीक, तो कितना मास उठा सकता है बच्चों? लेट अस से मैंने m1 बोल दिया। कितना बोल दिया? m1 बोल दिया, ठीक है ना? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा, जब ये इसको ऐसे उठा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, m1 को जब ये ऐसे बंदा उठा रहा होगा तो कितने फोर्स से उठा रहा होगा? पहले तो मुझे ये बता दो आप। 150। हाँ, 150 न्यूटन से, मतलब 15 जी से उठा रहा होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है बंदा बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में, ये कितना है बताइए? 15 जी न्यूटन है। इसमें कोई डाउट है कि नहीं है? लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा बताइए? तो जवाब है नीचे की डायरेक्शन में इस बॉडी का वेट लग रहा होगा। लेकिन इस बार जब हम इस बॉडी का वेट निकालेंगे तो मास इनटू क्या करेंगे हम? अगर एक्सेलरेशन करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह हमें जी नहीं रखना होगा, हमें क्या रखना होगा? जी एम रखना होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून रखना होगा। ठीक है, बहरहाल हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये बॉडी का वेट भी नीचे लगा के आपको दिखा देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल होगा? तो जवाब है ये m1 इंटू जीई के इक्वल होगा। ये फील करने वाली चीज़ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। भाई देखो, वो अर्थ से आया मून पे, उसकी देखो हिंदी में अगर आपको कॉमन भाषा में समझा, उसकी दम कितनी है बताओ? तो जवाब है 15 जी न्यूटन ही दम है उसकी लगाने की। इससे ज़्यादा तो लगा नहीं सकता है, क्योंकि वो अर्थ पे कितना उठा सकता था? 15 किलोग्राम, उससे ज़्यादा वो उठाता नहीं था। तो मून पे आएगा 15 किलोग्राम उठाने का मतलब है वो कितना न्यूटन फोर्स लगा सकता है? 15 जी लगा सकता है। जब आप मून पे आ जाओगे तो फोर्स तो अभी भी वो 15 जी न्यूटन लगा सकता है, लेकिन ये फोर्स किसको उठाने में लगाया? तो जवाब है बॉडी के वेट को। लेकिन अब जो बॉडी का वेट है वो W इज इक्वल टू m1 इंटू जी से नहीं निकाला जाएगा, m1 इंटू GM से निकाला जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर भाई वेट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो चलो m1 होगा जितना वो उठा पाता है, मान लो मैक्सिमम मास, ठीक, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G थोड़ी ना अर्थ वाली, GM है, ठीक है? और GM की वैल्यू क्या है? 1/6 ऑफ G। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम वेट आपको नीचे दिखाएं इस कंडीशन में, ठीक है, तो ये जो वेट होगा ये m1 इंटू जी ना लिख के हम GM लिखेंगे, और GM क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। अब एक बात बताइए, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जितना वेट है उतना ही तो फोर्स को लगाना पड़ेगा, और वो इतना मैक्सिमम फोर्स लगा रहा था तो इसके वेट के अगेंस्ट ही तो लगा रहा होगा, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आइए जरा इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। किसको? 15 जी इज इक्वल्स टू व्हाट? m1 gm, जहां पर m1 क्या है? मैक्सिमम मास विच कैन बी लिफ्टेड बाय द पर्सन ऑन द मून। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 15 g इज इक्वल्स टू m1 इंटू, अब ध्यान दें gm की वैल्यू क्या है? 1/6 g है, 1/6 g है, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ है। मान लो g की वैल्यू 10 है तो 10 से 10 कट जाएगा, अगर 9 है तो 9.8 से 9.8 कट जाएगा, या फिर डिवाइडिंग बाय g ऑन बोथ साइड कर दो आप। तो लेफ्ट में भी हमने g से डिवाइड कर दिया और राइट में भी g से g कटा, यहाँ पे g से g कटा, ठीक है? अब आपके पास बच्चों यहाँ पे इक्वेशन फाइनल क्या आ गई? यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है? तो क्लियर है ना?
कैसे करेंगे क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है इसमें। क्या है 15 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 1/6 m1, ठीक है, यानी कि m1 इंटू 1/6 मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो राइट हैंड साइड 6 से और लेफ्ट हैंड साइड 6 से, 6 से 6 गया, 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा 90, 15 6 90 90। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 90। भाई 90 इज इक्वल्स टू m1 लिखो या m1 इज इक्वल्स टू 90 लिखो, बात क्या है सेम है। तो बताइए वो बंदा मून पे कितना मैक्सिमम मास उठा सकता है 19 किलोग्राम। न्यूटन मत लिख देना क्योंकि मास निकाला है तो उसका यूनिट क्या आएगा किलोग्राम। और आप क्लियरली देख लीजिए ना, ये भी एक फोर्स था तो इसकी भी यूनिट क्या थी न्यूटन, और ये भी एक फोर्स था, वेट भी तो फोर्स होता है तो न्यूटन न्यूटन ही तो था। तो न्यूटन न्यूटन में अगर बच्चों न्यूटन क्या होता था याद करिए, न्यूटन क्या होता था, मास होता था आपका किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था। तो इधर भी क्या था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करिए कि जी से जी जब मतलब यहाँ पे जब जी से जी कट गया था तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। और m1 की जो वैल्यू है वो पक्का किस में आ जाएगी किलोग्राम में, इसलिए m1 की वैल्यू किस में आई है किलोग्राम में। तो फाइनल आंसर कैसे करोगे आप, फाइनल आंसर करोगे द मैक्सिमम मास विच कैन बी लिफ्टेड बाय द सेम फोर्स ऑन द मून इज 90 किलोग्राम। ओके कर लीजिए। नंबर 21 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और 11th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो एज अ फॉर्मूला भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए जरा, कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ध्यान दें, एवरेज डेंसिटी निकालनी किसकी, अर्थ की। अब सर ये डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। जैसे कि आपने लकड़ी ले ली, एक हाथ में आपने आयरन ले लिया, आयरन का कोई टुकड़ा, लोहे का कोई टुकड़ा, और दोनों के वॉल्यूम अगर आप सेम कर दें, डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, किससे, रो। इसको क्या पढ़ते हैं, रो, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को हम 1 यूनिट कर दें बच्चों, कितना, वॉल्यूम को अगर हम 1 यूनिट कर दें, लेट अस अज्यूम, तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m अपॉन v की वैल्यू 1 रखिए, तो m अपॉन 1 m हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का जो मास होता है, सॉरी 1 यूनिट वॉल्यूम का, वॉल्यूम कितना कर दिया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही तो डेंसिटी होती है। मतलब फटाफट आप ये देख सकते हो बच्चों, मान लीजिए ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक, और इसका बच्चों वॉल्यूम है लेट अस से 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब चलो 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो आप, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये बच्चों लकड़ी है, ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है ऐसे वुड, ठीक, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है। आप चेक करिए किसका मास ज़्यादा है, अरे जिसका वेट ज़्यादा आ रहा होगा उसका मास पक्का ज़्यादा होगा। अर्थ पे तो खड़े होकर दोनों को चेक कर रहे हो ना, क्योंकि वेट क्या होता है मास इंटू जी, दोनों के लिए जी तो क्या है सेम, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेट ही ज़्यादा होगा। मतलब वेट जिसका ज़्यादा है मतलब जो भारी लग रहा होगा, जिसको उठाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, इसका मतलब उसका वेट नीचे के डायरेक्शन में ज़्यादा है, तभी तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो जिसको उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा उसका मास भी ज़्यादा होगा, क्योंकि किसको उठाने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो जवाब है जिसका वेट ज़्यादा है नीचे की डायरेक्शन में। वेट ज़्यादा का मतलब क्या, m इंटू जी ज़्यादा, जी तो हो गया कांस्टेंट, एक जगह पे आप खड़े हो, दोनों टुकड़े लिए, दोनों टुकड़े के लिए जी क्या है कांस्टेंट, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का तो mg यानी कि वेट ज़्यादा होगा, और जिसका वेट ज़्यादा होगा उसी पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे होगे आप, वही आपको भारी लगेगा। बात समझ में? तो इन दोनों में बच्चों ये तो कॉमन सेंस है, लोहे का जो टुकड़ा है आयरन वो आपको भारी लगेगा, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो गई, आयरन की। अब देखिए इन्होंने बच्चों एवरेज डेंसिटी इसलिए बोला है बिकॉज जो अर्थ है, सभी बच्चों को पता है, इतना तो ज्योग्राफी में शायद आपने पढ़ा होगा, अंदर मेटल के कोर होते हैं, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है, तो आप इसकी डेंसिटी नहीं बता सकते हो। मतलब पता लगा इतने पोर्शन में इसकी डेंसिटी कुछ और है, यहाँ आयरन की मात्रा ज़्यादा है, कहीं गोल्ड ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा मान लीजिए मिल रहा है। हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आयरन की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे गोल्ड ज़्यादा है, कहीं कोई मेटल ज़्यादा है, कहीं कोई गैस भरी हुई है, उसकी डेंसिटी तो बहुत कम रहती है। तो इस तरीके से आप ये नहीं बोल सकते हो कि पूरे अर्थ का डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है, एक जैसा, नो। तो जब कोई एक चीज़ एक जैसी नहीं रहती तो आप कौन से शब्द का यूज़ करते हैं कि हम एवरेज डेंसिटी निकाल रहे हैं, है ना, एक औसत डेंसिटी आप उसकी निकाल के देंगे। तो हम यहाँ पर एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि स्टूडेंट्स आप स्कूटी जब चलाते हैं, मोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब आप स्कूटी चलाते हो तो रोकते हो चलाते हो, रोकते हो चलाते हो, तेज़ करते हो धीरे करते हो, तो पूरी जर्नी में आपने एवरेज स्पीड की बात करी थी, ठीक है, उसकी औसतन स्पीड आपने निकाली थी, एवरेज स्पीड निकाली थी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एवरेज डेंसिटी हम कैलकुलेट किया करेंगे। बात समझ में आ गई? एक्चुअल डेंसिटी कौन बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, या तो आप जाके किसी पर्टिकुलर रीजन की डेंसिटी बता सकते हो, तो एक्चुअल डेंसिटी आएगी। पूरे अर्थ का तो बच्चों एवरेज डेंसिटी ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए एवरेज डेंसिटी बच्चों हम निकालते हैं। अर्थ की किस टर्म में निकालनी? इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड कैपिटल आर। सुनो बच्चों, स्मॉल जी क्या है बोलिए फटाफट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ये तो सबको पता है,
ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या बोलिए फटाफट? हाँ, यूनिवर्सल व्हाट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और आर क्या बोलिए? रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये सेंटर है अर्थ का और ये रही इसकी रेडियस, ठीक। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर हम अर्थ को स्फेयर मान के चलेंगे, गोला मान के चलेंगे। अरे जैसे बॉल होती है आपकी, कोई सॉलिड बॉल होती है आपकी, मेटल की, लोहे की बॉल है या प्लास्टिक की कोई सॉलिड बॉल है, अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए, वो प्लास्टिक वाली नहीं जो 2 रुपए की आती खोखली, नहीं, पूरी भरी हो अंदर से। जैसे कांच की कोई बॉल, ग्लास की कोई बॉल, वैसे ले लीजिए, बिकॉज ये पूरा मटेरियल अर्थ में अंदर भरा हुआ है ना, खोखली तो है नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गई रेडियस। अब मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, क्लास 8 में बच्चों आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ा था। स्फीयर गोले का वॉल्यूम कितना पढ़ाया गया था? 4/3 पाई आर क्यूब, याद है? तो बच्चों अगर ये गोला है, वैसे तो अर्थ आपको पता है परफेक्ट स्फीयर नहीं है, थोड़ी सी चपटी हुई है ना, ऐसे आपने पढ़ा होगा। लेकिन लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, यहाँ स्फीयर है बच्चों, परफेक्ट स्फीयर है, तभी तो हम यहाँ काम कर पाएंगे, नहीं तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको वॉल्यूम का किसका फॉर्मूला पता है? स्फीयर का वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला पता है। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्टूडेंट्स क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी कभी तो आप 22/7 लेते थे, कभी कभी 3.14, तो ये भी कांस्टेंट है। आर क्या होता था? गोले का रेडियस। यहाँ गोला कौन है? अर्थ है। स्फीयर कौन है? अर्थ। तो अर्थ का रेडियस क्या लोगे आप? आर लोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि बच्चों अगर हम यहाँ स्फीयर हटा के क्या लिख दें? वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि बच्चों आपको डेंसिटी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? अर्थ का मास पता होना चाहिए, अर्थ का वॉल्यूम। देखिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलिए, मास बाय वॉल्यूम पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखोगे, लेट अस टेक द अर्थ परफेक्टली स्फीयर या परफेक्ट स्फीयर, मतलब मान के चल रहे हैं कि ये क्या है? विद रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है, हैविंग रेडियस कैपिटल आर। तो ये सब चीजें आप भी लिख सकते हो, हैविंग रेडियस कैपिटल आर, ओके। लेट अस अज्यूम दैट द मास ऑफ द अर्थ बी व्हाट? पहले लिख लो मास ऑफ द, ये सब बच्चों आप लिख लीजिएगा, मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। मास ऑफ द अर्थ बी व्हाट? कैपिटल एम, ठीक। कैपिटल एम माना है मैंने इसका मास, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मास कितना है? कैपिटल एम। अब क्या करें? आपको कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, देखते हैं जरा, या डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं। देखो बेटा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे? ये अर्थ है, ठीक, और अर्थ के सामने ना बच्चों एक छोटा मास रख दीजिए आप, कोई पॉइंट साइज मास, छोटा मास, अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक। इसका मास कितना हो जाएगा? स्मॉल एम। इसका मास कितना है? कैपिटल एम, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? तो जवाब है ये भी रेडियस के इक्वल ही होगी। क्यों सर? ये तो रेडियस से ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एक बात बताओ, रेडियस तो अर्थ की इतनी बड़ी है, तो उसके कम, अब यहाँ पे हम एप्पल लेके खड़े हुए हैं, तो जो एप्पल का मास है, तो एप्पल के सेंटर से अर्थ के सेंटर की जो दूरी होगी, आप ये डिस्टेंस बच्चों फिजिक्स में इग्नोर कर सकते हैं, ये बहुत कम होगी, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो हज़ारों किलोमीटर में, ठीक है। हज़ारों किलोमीटर के सामने ये जो आपका, क्योंकि जो अर्थ के सरफेस से मैं तो भाई 2 ही मीटर हूँ, तो इस 2 मीटर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मतलब अगर हम आपको ठीक से दिखाएं, तो जैसे कि बेटा आपको मान लीजिए गए आप दुकान पे कुछ सामान लेने, 100 रुपये 1 पैसे की कोई चीज़ है, 100 रुपये 1 पैसा, बोलेगा ठीक है 100 रुपये दे दो जाओ, वही चीज़ है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है स्टूडेंट्स, अर्थ के सरफेस के बहुत पास। तो ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट मास, इसका मास कितना है? m। अब यहाँ पर बताइए बच्चों, ये जो अर्थ है, इस ऑब्जेक्ट को, ये रेडियस है पूरा, इस डिस्टेंस को इग्नोर मार दो, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ये बताइए बच्चों, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मतलब अर्थ इसको कितने फोर्स से खींच रही है? तो जवाब है F, हाँ, F इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई m1 इंटू m2 अपॉन वॉट? r का स्क्वायर। तो m1 इंटू वॉट? m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ये आपने कौन सा लॉ लगाया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, या ग्रेविटेशनल लॉ आपने लगा दिया। कोई दिक्कत है बताइए इसमें? अब एक बात बताइए, ये जो फोर्स है, अर्थ भी इतने ही फोर्स से इस मास को अट्रैक्ट करेगी, और मास भी, ये जो मास स्मॉल है, ये भी अर्थ को ऐसे ही बढ़ता है, अर्थ एक्सलेट नहीं होती थी, हमने आपको बताया था। अब सुनो ध्यान से,
अब यहां पर एक ट्रिक और लगा दीजिए, क्या अगर हम आपसे ये पूछें कि वेट क्या होगा किसका, स्मॉल m का, स्मॉल m का वेट आप तुरंत बताएंगे स्मॉल m इंटू जी। और यही तो वो वेट है जिस वेट से अर्थ इसको, सॉरी यही वो वेट है, इसका वेट वही फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ इसको खींच रही। मतलब इसका अगर वेट निकालोगे स्टूडेंट्स, वेट ऑफ दिस स्मॉल m मास कितना हो जाएगा बोलिए, m इंटू जी। अब एक बार बताओ, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो वेट है इक्वल ही तो है। क्यों क्यों वेट की डेफिनेशन क्या है कि जितने फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, स्मॉल m मास वाले ऑब्जेक्ट को, और कितने फोर्स से अर्थ इसको खींच रही थी, ये वाले फोर्स से, तो यही फोर्स तो वेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, क्या हो जाएगा, कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ओके, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, डिवाइडिंग बाय m ऑन बोथ साइड। तो m से बच्चों राइट में डिवाइड लगाया और m से हमने लेफ्ट में, तो ये m से m गया और ये m से m गया। क्या कर रहे हैं सर इतनी देर से, हम कैपिटल M की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कैपिटल M किसका मास है, अर्थ का। जब तक अर्थ का मास तुमको नहीं पता चलेगा तब तक तुम डेंसिटी कैसे पता करोगे। तो कैपिटल M की हम वैल्यू निकालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया कैपिटल G m अपॉन में व्हाट, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल G। नाउ वी विल फाइंड व्हाट, कैपिटल M। तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग बाय r स्क्वायर ऑन बोथ साइड, r स्क्वायर से राइट में और r स्क्वायर से लेफ्ट में, तो इससे बच्चों r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अगले स्टेप में कैपिटल G m इज इक्वल्स टू स्मॉल g इंटू r स्क्वायर, नॉट डिवाइडिंग बाय कैपिटल G ऑन बोथ साइड। तो ये कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल, तो कैपिटल M की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई क्या, स्मॉल g इंटू r स्क्वायर अपॉन में कैपिटल G। कोई डाउट है बताइए। तो ये देखिए मास ऑफ द आपका अर्थ आ गया किसके टर्म्स में, स्मॉल g कैपिटल R और स्मॉल कैपिटल G के टर्म्स में। कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला रख दो, सॉरी डेंसिटी का फॉर्मूला रखो बच्चों, डेंसिटी ऑफ द अर्थ, लेट रो बी द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय व्हाट, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ कितना अज्यूम किया था, कैपिटल M, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द व्हाट, अर्थ। अब वैल्यू रखना बच्चों शुरू करिए। ठीक है, तो कहाँ पे रखें वैल्यूज, इतना सभी बच्चे कॉपी कर ले, मैं हटा दूंगा। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक आ गया। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई कैपिटल M की वैल्यू निकाल ली आपने, स्मॉल g कैपिटल R और कैपिटल G के टर्म्स में। क्यों निकाली, इन्हीं के टर्म्स में तो आंसर देना, क्वेश्चन में बोला था। तो यहाँ पर M की जगह आप क्या रखोगे, G कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल G। तो ये हो गया किसकी वैल्यू बताइए, मास की, और अपॉन में व्हाट, अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बताइए, 4/3 पाई r क्यूब, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो 4/3 पाई r का क्यूब। क्या ये आपको सॉल्व करना आता है, बिल्कुल। कैसे, पहले इसको लिखिए। ठीक, देखिए G R स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, फिर ये जो है ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगाइए, और फिर आप इसको लिख दीजिए 4/3 और पाई r क्यूब। कोई डाउट है बताइए। नाउ अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ क्रॉस लगाओगे तो ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, G R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल G क्रॉस। ये जब पलटोगे तो कैसे, 3 चला जाएगा ऊपर और ये सब नीचे आ जाएगा, यानी कि 3/4 पाई r का क्यूब। बताइए कोई डाउट है। अब ध्यान दें, ये r क्यूब क्या होता है बच्चों, r क्यूब को आप r स्क्वायर इंटू r की पावर 1 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि इसको आप लिख सकते हो r स्क्वायर इंटू बच्चों r की पावर 1, r ही तो होता है। तो r क्यूब को आपने क्या लिखना है बच्चों, ये जो r क्यूब है, ठीक है, इसको आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा था, इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, G R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल G इंटू 3 अपॉन में 4 पाई, और ये r का क्यूब को आपने लिखा r स्क्वायर, डॉट का मतलब इंटू है, ठीक है, इंटू r। अब ये r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बात समझ में आ गई कि नहीं। 3 इंटू G, 3G, तो ये आ गया आपका क्या, 3 इंटू G, और अपॉन में ध्यान दें बच्चों, देखिए 4 पाई कैपिटल G R, 4 पाई कैपिटल G R, दिस इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाई, क्योंकि मास आप किलोग्राम में लोगे और वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में ही लोगे, क्योंकि एम के सिस्टम में काम कर रहे हो आप। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि देखो बच्चों, जो कैपिटल G था, ठीक है, ये आपका जब आपने इसको निकाला था तो इसकी यूनिट वहीं से निकाली थी ना, यहाँ से कितनी आई थी,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम, तो वो सब एम के सिस्टम ही तो था। और रेडियस भी अगर हम अर्थ का किस में ले लें, मीटर में ले लें, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लें, तो सब कुछ कटने पिटने के बाद जो आंसर आएगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही आएगा। तो हमने यहाँ यूनिट नहीं लिखी, अगर आपको लिखना हो बच्चों तो एम के सिस्टम में हम चल रहे हैं, डेंसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई डाउट है? तो द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 3g/4π कैपिटल जी आर, जहां पर स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ और कैपिटल जी इज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई डाउट है बताइए? तो सभी बच्चे इसको कॉपी कर लें, इतना कॉपी कर लीजिए। ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स आपका 21। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाता है कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।